मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम पहले देखेंगे स्केलर, इसको पहले आप लोग लिखेंगे। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो लिखेंगे आप लोग डॉट प्रोडक्ट, पहला हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहला हम देखेंगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, पहला। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे, फिर मैं इसको लिखवाऊंगा। पहला कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उससे जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती, दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करोगे, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर है, दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है। वो क्या होती है? स्केलर। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, दिस इज द सिंबल फॉर डॉट प्रोडक्ट, तो उससे जो मुझे नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी? स्केलर। मान लो ए डॉट बी किया, उससे मिला सी। तो सी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब सी के पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं? क्योंकि सी क्या है? स्केलर है ना। ये दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए तो सी मिला। अब सी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सी का मैग्नीट्यूड भी कुछ होगा, तो सी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा। तो एक्चुअल में ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और उसी को हम बोलते हैं सी। समझ में आया क्या? बोलो। यस है ना, मतलब ए डॉट बी होता है एक्चुअल में ए बी कॉस थीटा। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सी। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करने से, है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से मिलता वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेस, है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से मिलता है वर्क। और वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क का जरूर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा? एफ डी कॉस थीटा। बोलो, समझ में आया क्या? तो एक्चुअल में एफ डॉट डी को हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होता है? वर्क के। ये किसके बराबर होता है? वर्क के। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिलती है? एक स्केलर क्वांटिटी। बोलो, समझ में आया यहाँ तक पॉइंट सबको? यस केस होता है, मैक्सिमम जो केस होते हैं उसमें दोनों वेक्टर अलग अलग होते हैं। अब मैं वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसी का खुद से। तो इससे क्या मिलेगा? ए ए कॉस थीटा, थीटा की जगह जीरो लिखूंगा कि नहीं? बोलो, क्योंकि ए और ए दोनों एक ही है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा कि नहीं? यस सर। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, है ना। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। और ए बी कॉस थीटा एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, जो जिसका नेचर क्या है? स्केलर है, और जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? है ना। तो लिखेंगे नोट पॉइंट करके, द डॉट प्रोडक्ट of two vectors gives a scalar quantity. नोट करेंगे, है ना, कि दो वेक्टर के
डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। नोट कर लेंगे यहां तक, है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा मेन चैप्टर, क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। इसके पहले हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें हम देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का होता है, किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का होता है। पहला डॉट प्रोडक्ट या इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहला हम देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ये हम फर्स्ट देख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, है ना। जिसने भी क्लास मेरी अटेंड नहीं की है स्टार्टिंग से, है ना, उनको अब रिवीजन क्लासेस जैसे जैसे अनाउंस होगी वैसे वैसे आना रहेगा रिवीजन क्लासेस में, सर वेक्टर के लेक्चर्स। हाँ बेटा। सर सेल्फ प्रोडक्ट किसके अंदर आएगा? है ना, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट लिखेंगे हम। देखो जैसे मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ए डॉट बी हो जाता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं सी, विच इज अ स्केलर। नोट कर लेंगे यहां तक, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये सब लिखना इंपॉर्टेंट है। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बोलो समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अरे यहाँ तक सबको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जैसे ए और बी के बदले फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, एक एवरेज पावर होता है। पावर आप लोग सुने हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, सुने होंगे। यस सर। यस ये सर। होता है एवरेज पावर, ये होता है एवरेज पावर। और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, ये कैसे मिलता है, बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एफ डॉट वी। ठीक, फिर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वर्क मिलता है। अच्छा, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, एफ वी कॉस थीटा। यस सर। यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल होगा, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल होगा। एफ क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वी क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वैसे यहाँ पर W को क्या लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा। तो अलग अलग जो है फॉर्मूले पे चीजें चेंज होगी। तो ये एक हम एक जनरलाइज फॉर्मूला बना रहे हैं, और ज्यादातर ये इजी होता है बेटा, एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू एक्स वाई कॉस थीटा। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वेरिएबल है। तो अपन ने ए डॉट बी यूज किया, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो हम बार बार अलग अलग पढ़ाएंगे, उससे अच्छा एक जनरलाइज फॉर्मूला बता दिया हमने कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब ए की जगह कोई भी वेक्टर आ सकता है, बी की जगह कोई भी वेक्टर आ सकता है, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है। ओके बोलो आयुषी, क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक, गुड। चलिए सर? क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ बेटा, सर हम लोग कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, साइन? क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया आपको 5,
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। फाइंड ए डॉट बी। चलिए बनाएंगे, क्या होगा ए डॉट बी। ऑप्शन लिख लीजिए। 20 √2 10 20 √3/2। बोलो क्या रहेगा, 10 क्या रहेगा बेटा। एबीसी यहाँ से बेटा क्या होगा देखो, ए डॉट बी निकालना है हमको। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए डॉट बी विल बी, ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो कि कितना दिया 4 इंटू बी, बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो कि दिया 5 कॉस थीटा कॉस 60। कितना आ जाएगा बेटा, 5 4 जा 20, कॉस 60 होता है 1/2, आ जाएगा 10। 10 आएगा, तो ए डॉट बी क्या आएगा 10। सर हाँ बेटा। सर इसमें यूनिट नहीं यूज होता। बेटा यूनिट अब उस पर डिपेंड करेगा ना कि कौन जो वेक्टर क्वांटिटी जो नई क्वांटिटी मिल रही है वो कौन है। मतलब मान लो वर्क होगा तो वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल, तो जूल लिख देंगे, है ना। मान लो पावर मिल रहा है तो Yes, पावर sir. की यूनिट हो जाएगी वॉट। तो यूनिट चेंज होते रहेगी, अपने को भी नंबर पे ध्यान दें। बोलो क्लियर है। और सर वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो Yes, ईशा ने sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आई अप्रिशिएट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर 10 के बाद यूनिट क्यों नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, जब भी दिमाग में आया बेटा अच्छे क्वेश्चन पूछा करो। Thank तो you, इससे sir. क्या है बाकी, हाँ ओके थैंक यू बेटा। तो इससे क्या होता है बाकी लोगों का भी जो है डाउट क्लियर हो जाता है ना। अपन अगर स्कूल में अपने पास आएगा तो अपन 10 यूनिट करके भी लिख सकते हैं। अब यूनिट डिपेंड करेगी, टीचर समझ जाएगा कि आपने समझ लिया है ना, आपको समझ में आ रहा है आप क्या लिखना चाह रहे हो, जो टीचर है वो समझ जाएंगे, है ना। तो 10 यूनिट आप लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ए डॉट बी हो गया, ठीक। अब यहाँ ऐसा नहीं आया बेटा आंसर में 10i या 10j या 10k, ऐसा नहीं आया। i j और k नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। i j और k किस में आता है, वेक्टर में आता है कि नहीं। क्योंकि i j और k किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो a डॉट बी जो है एक नंबर आया है और यूनिट आई, यूनिट जो भी होगी वो आएगी। तो ये आया क्या है, ए डॉट बी से हमको क्या मिला है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मिला है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में ए डॉट बी से जो भी मिलता है वो स्केलर होता है। ए डॉट बी से जो भी मिलता है मतलब डॉट प्रोडक्ट के, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो भी मिलता है वो स्केलर होता है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऑप्शन लिखेंगे बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। बोलिए क्या रहेगा आंसर। ऑप्शन ए। यहाँ पर हमको इक्वेशन ये दे दिया, ए डॉट बी ए बी के बराबर है। क्या दे दिया आपको, ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी दे दिया ए बी के बराबर। लेकिन एक्चुअल में ए डॉट बी क्या होना चाहिए, ए बी कॉस थीटा होना चाहिए। ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी होना चाहिए ए बी कॉस थीटा, लेकिन दिया है ए बी, मतलब कॉस थीटा की जगह 1 ने ले ली। ए बी इंटू 1 लिख सकते हैं, ए बी को ए बी इंटू 1 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कॉस थीटा की जगह किसने ले ली, 1 ने। तो कॉस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 1 होना चाहिए था ऐसा, लेकिन लिखा ऐसा है। मतलब कॉस थीटा की जगह कौन रिप्लेस हो गया, 1, मींस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब कॉस थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 होता है 1। तो आंसर कितना आएगा, 0 डिग्री। बोलो क्लियर है। यस सर। Yes, sir. सर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गिवन a डॉट b इक्वल्स टू ab/2, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab
होल टू द पावर हाफ। सेकेंड ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल टू द पावर हाफ। थर्ड ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट 3 होल टू द पावर हाफ। एंड द लास्ट इज a square plus b square plus ab रूट 3 होल टू द पावर हाफ। चलिए बताएंगे ABCD क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन लिख लो क्या लिखा है कि a डॉट b दिया है AB/2 और हमको क्या फाइंड करना है a प्लस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक, में आप लोगों को ये देखना है कि भाई हमको फाइंड क्या करना। फाइंड करने के लिए है ना, जो फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखना है। तो हमको फाइंड करना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होगा, a और b के बीच का। अब ऑप्शन में यहाँ थीटा को सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ cos थीटा कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर cos थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब हमको कहीं ना कहीं है ना थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना। आयुष कांत तराटे का भी आ गया, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। अब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी ना बेटा जिससे हम थीटा निकाल ले। वो इन्फॉर्मेशन है ये कि ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है AB/2। तो दो वेक्टर है उसको ऐड भी कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जब दो वेक्टर को, ये दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आता है AB/2। यही पर हिंट छुपा हुआ है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। A डॉट बी हो गया AB इंटू 1/2, ऐसा लिख सकते हैं AB इंटू 1/2। होना क्या चाहिए, A डॉट बी होना क्या चाहिए AB cos थीटा। तो कहने का मतलब cos थीटा की जगह किसने ले ली, हाफ में। तो cos थीटा इज हाफ। अब कौन से एंगल के लिए cos थीटा हाफ होता है, 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मिल गया। ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। पूरा यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। नो सर। अब बस अब यहाँ पर हमको थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 क्या होता है 1/2। देखो cos 60 1/2, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल। क्या बचा a स्क्वायर प्लस b, सॉरी यहाँ पर पावर हाफ भी है क्योंकि मैंने अभी रूट ऐसा नहीं लिखा, स्क्वायर रूट अगर नहीं लिखना है तो ब्रैकेट का पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 और 2 कैंसिल हो चुका है ab होल टू द पावर हाफ। आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होल टू द पावर हाफ। आंसर ये आएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है। यस सर। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ पर। सर एक बार और बताइए ना। कौन पूछ रहा है, some examples of dot product of two vectors। मैं बार बार डॉट प्रोडक्ट ऑब्लिक स्केलर प्रोडक्ट ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, हमको अंडरस्टूड है कि डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कभी लिख सकता हूँ मैं, हो सकता है कभी स्केलर प्रोडक्ट लिख लूँ, आप लोग समझ जाना। तो सम एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप आ जाएगा, लेकिन अभी लिख लेते हैं। कई बार स्कूल में पूछ सकता है कि भाई राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो उसके लिए लिखना जरूरी है। तो पहला एग्जांपल है वर्क डन, ब्रैकेट में W इक्वल्स टू F डॉट D, दैट इज इक्वल टू FD cos थीटा। ये एक एग्जांपल हो गया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, वर्क, है ना। यहाँ पर F क्या है, फोर्स,
डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, डिस्प्लेस होना मतलब अपनी जगह से हट जाना, है ना। तो अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब आप बॉडी पे क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, या आप बॉडी पे वर्क कर रहे हो बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। जैसे मैं ये ढक्कन है, ये ढक्कन यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैं ऊपर उठा दिया, ऐसा ऊपर उठाया तो ये डिस्प्लेस हो गया ना, ये ढक्कन अपनी जगह से। अब इसको मैं ऊपर उठाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इस ढक्कन को मैं, है ना, इस कैप को मैं अपनी जगह से ऊपर उठा रहा हूँ, मतलब इसको क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ बाय अप्लाइंग सम फोर्स, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। है ना। वर्क कैसे मिला है ना, अभी हम क्या देख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल। तो पहला वर्क डन मिलता है बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही सेकंड एग्जांपल इंस्टेंटेनियस पावर मिलता है बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, F फोर्स है और V क्या है, वेलोसिटी। V क्या है, वेलोसिटी। V क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस पावर। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दो एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे, बाकी और भी कुछ एग्जांपल रहेंगे तो उसको हम आगे भी देखेंगे। यस सर। यस सर। ये मान लो वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस है। मान लो वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो वेक्टर ए की वैल्यू एक्स एक्सिस में क्या होगी, या वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या होगा। तो वेक्टर ए को मुझे एक्स एक्सिस में लेके जाना पड़ेगा। जब वेक्टर ए को मैं एक्स एक्सिस में लेके जाऊंगा तो कौन सा एंगल दब रहा है, अल्फा। जो एंगल दबता है उसके साथ क्या लगाते हैं, कॉस। तो वेक्टर ए की वैल्यू एक्स एक्सिस में होगी a cos अल्फा आई कैप। बोलो क्लियर है? ये क्या कहलाएगा, a cos अल्फा आई कैप क्या कहलाएगा, वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। मतलब किसी भी वेक्टर की वैल्यू x y या z एक्सिस में क्या कहलाती है, उस वेक्टर का रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, वेक्टर b के डायरेक्शन में वेक्टर a की वैल्यू क्या होगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट। मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर ए। उसके लिए अब मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, वर्ड सिंपली कंपोनेंट। तो मैं बोलूंगा, ऐसा ना बोल के कि वेक्टर ए की वैल्यू बी के डायरेक्शन में क्या है, ऐसा ना बोल के मैं क्या बोलूंगा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बोलो क्लियर है क्या? फाइंड द कंपोनेंट Yes, ऑफ sir. वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। यस सर। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में होगा a cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन क्या होगा, बी कैप, क्योंकि ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है। तो वेक्टर बी का डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर देगा, बी कैप। तो अगर मैं पूरे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a cos थीटा बी कैप। लेकिन मैं भी यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कितना है, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, a cos थीटा। वैसे वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में कितना होगा, अब बी को ए की तरफ लेके जाओ, फिर से कौन सा एंगल दबेगा, थीटा। तो बी cos थीटा। बोलो ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो a cos थीटा क्या है बेटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और b cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। यस Yes, क्लियर sir. हो गए पॉइंट सबको? हेड्स अप करेंगे अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैं बोलूंगा कि ये वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस वेक्टर की वैल्यू एक्स एक्सिस में कितनी है वो फाइंड करो, y में कितनी है वो फाइंड करो, और z में कितनी है वो फाइंड करो। तो जब भी किसी वेक्टर की वैल्यू x y या z एक्सिस में फाइंड करते हैं तो वेक्टर की वो वैल्यूज क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन जब भाई वेक्टर की वैल्यू x y या z एक्सिस में ही हो ऐसा नहीं है, उस वेक्टर इस वेक्टर की वैल्यू इस एक्सिस में भी हो सकती है। तो ये एक्सिस जो है ये ना ही x एक्सिस है, ना ही y है, ना ही z। तो इस वेक्टर की वैल्यू इस एक्सिस में क्या कहलाती है, कंपोनेंट। अब मैं वर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यूज नहीं करूंगा, तो मैं बोलूंगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग दिस डायरेक्शन।
अगर मुझे वेक्टर ए की वैल्यू किसी रैंडम डायरेक्शन में फाइंड करनी अदर देन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो मैं क्या फाइंड करने बोलूंगा, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब मैं टर्म रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यूज नहीं करूंगा। तो इतना समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वैसे ही देखो, है ना। तो मान लो बेटा कि इधर एक वेक्टर ए है और इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में फाइंड करना है। अब इस डायरेक्शन में कोई ना कोई वेक्टर तो होगा। मान लो वो वेक्टर है एन के, कोई भी वेक्टर ले लो, एक यूनिट वेक्टर ले लो, कि इस डायरेक्शन में, इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करो। तो वो उसका क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर, सॉरी ये वेक्टर ए का क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर, सॉरी रेक्टेंगुलर बोल रहा हूं बार बार, है ना। वेक्टर ए की वैल्यू एन कैप के डायरेक्शन में क्या कहलाएगी, वेक्टर ए का कंपोनेंट। मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर ए की वैल्यू एन कैप के डायरेक्शन में कितनी होगी। तो वेक्टर ए को मुझे एन कैप के डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। लेके जाओ ए को एन कैप के डायरेक्शन में, कौन सा एंगल दब रहा है, थीटा। तो क्या यूज करोगे, ए कॉस थीटा। ए को जब एन कैप के डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो कौन सा एंगल प्रेस हो रहा है, थीटा। अब जो एंगल प्रेस होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। बोलो क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. बेटा जो क्वेश्चन कौन पूछा था वो भी बता देंगे। चलिए तो अच्छा, और एक चीज मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में कंपोनेंट जीरो होता है। किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में कंपोनेंट जीरो होता है, ये ध्यान रखना है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ इसको देख लो पहले, कि भाई ये वेक्टर ए है, इधर है वेक्टर बी, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं, बोलो ए कॉस थीटा Yes. होगा। यस Yes. सर। और बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में कितना होगा, बी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ये हम Yes. एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो व्हाट इज ए कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, या इसको और क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ये तीन चार वर्ड यूज करते हैं। तो ए cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, या फिर क्या बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ऐसा भी बोल सकते हो, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। तो अब देखो, हमको मालूम है कि ए डॉट बी होता है ए बी cos थीटा, होता है कि नहीं, बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको Yes, मैं ऐसा sir. लिख सकता हूँ क्या, देखो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. व्हाट इज बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी, नहीं बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, है कि नहीं। बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, बी कॉस थीटा। बोलो समझ में आया क्या? Yes. Yes, Yes, sir. yes, sir. है ना। तो अगर आपसे पूछेगा फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या फिर फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए हो जाएगा कि नहीं, बोलो। देखो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए करोगे तो क्या मिल जाएगा, बी कॉस थीटा। बोलो समझ में आया ये, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो व्हाट इज बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। लिख लो यहां तक लिख लो, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, ए डॉट बी करोगे अपॉन ए। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ए डॉट बी करोगे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो क्या मिल जाएगा, बी कॉस थीटा। व्हाट इज बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बोलो क्लियर है? Yes, sir.
Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, या ए डॉट बी को क्या हम b इंटू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं? बोलो, मल्टीप्लाई में तो कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is a cos theta? What is a cos theta? Component of a in the direction of b. Component of a in the direction of b. A cos theta. या component of a along b. या projection of a along b. बोलो क्लियर है? तो यहाँ से हम a cos theta निकाल सकते हैं। a cos theta कैसे निकालोगे? a डॉट b डिवाइडेड बाय b। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। तो अगर आपसे पूछेगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब वो क्या पूछ रहा है? ए cos थीटा, तो उसको कैसे निकालोगे? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या मिलेगा? ए cos थीटा। ए cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। बोलो क्लियर है क्या बेटा? बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए मैं आपको इतनी देर से कंपोनेंट समझा रहा था, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर है। कई बार आपसे बी कॉस थीटा पूछ लेता है, ए डॉट बी बाई ए, बी कॉस थीटा हो गया, है ना? आपको ऐसा नहीं बोलेगा फाइंड बी कॉस थीटा, आपको बोलेगा फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो मतलब वो पूछ क्या रहा है? बी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, नोट कर लेंगे, है ना? Some important points about scalar product. अब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स is always zero. Very important points. Very important point. अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना है दोनों का? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, क्योंकि sir. देखो ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस 90। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 कॉस 90 हो जाता है 0। बोलो क्लियर है? तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स sir. हैं, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं बेटा आप लोगों को, इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे मान लो ये मैं, देखो ये जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं होल्ड किया और इसको होल्ड करके आगे बढ़ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर, है ना, मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ, मतलब इसमें फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? ऊपर लगा रहा हूँ कि नहीं? अगर मुझे Yes, इसको sir. होल्ड करके Yes, रखना sir. है तो मुझे फोर्स कहाँ लगाना है? ऊपर। मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? ऊपर। और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? एक्स एक्सिस में हो रहा है। फोर्स Yes, कहाँ sir. लग रही है? वाई एक्सिस में। और मैं ऐसा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ और मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस में और इस मोबाइल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, है ना? मोबाइल पे फोर्स लग रही है वाई एक्सिस पे, मोबाइल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस पे। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। होगा कि नहीं? बोलो, वर्क डन बाय दिस फोर्स विल Yes, बी sir. Yes, sir. होगा। Yes, sir. ये जो मैं Yes, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस मोबाइल पे,
ये जो फोर्स वर्क कर रही है ये जीरो है, ये फोर्स कितना वर्क कर रही है, जीरो वर्क। क्यों? क्योंकि फोर्स लगा रहा हूं ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस में, फोर्स लग रही है वाई एक्सिस में, है ना। पहले मोबाइल यहाँ था, बाद में यहाँ पहुंचा, देखो पहले यहाँ था, बाद में यहाँ पहुंचा, मोबाइल पहले यहाँ था, यहाँ पहुंचा, मतलब मोबाइल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, पहले यहाँ थी बाद में यहाँ पहुंची। तो डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में। फोर्स कौन से एक्सिस में लग रहा है, वाई एक्सिस में। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, कितना आ जाएगा, जीरो। वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी जीरो। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ना ये जस्ट एक एग्जांपल है, बाकी हम आगे जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे तो भी हमको और समझ में आएगा, और भी मतलब हम एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे। तो वर्क डन है ना, तो ए डॉट बी विल बी जीरो व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ध्यान रखेंगे है ना। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड लिखेंगे, इट इज पॉजिटिव, इट इज मतलब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव when theta is less than 90 degree, when theta is less than 90 degree, that is acute। जब थीटा 90 से कम होता है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है बेटा। बोलो क्लियर है? देखो cos यस सर। cos 0 होता है 1 होता है, सबको मालूम है cos Yes, 0 sir. 1, सर। cos 30 √3/2, √3/2, cos 45 1/√2. 1/√2, cos 60 हाफ, 1/2. 1/2। cos 90 में नहीं जाते क्योंकि cos 90 तो जीरो हो रहा है। तो देखो जब थीटा एक्यूट है, थीटा इज लेस देन 90, ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, सभी में cos थीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। cos 0 भी पॉजिटिव, cos 30 भी पॉजिटिव, cos 45 भी पॉजिटिव, cos 60 भी पॉजिटिव। अच्छा ए डॉट बी होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा। क्या मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव होते हैं क्या? No, sir. No, sir. नहीं हो सकते। तो मैग्नीट्यूड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्योंकि थीटा 90 से कम है तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। देखो इधर थीटा 90 से कम है तो cos थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब थीटा अगर एक्यूट होता है तो cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, cos थीटा भी पॉजिटिव, इसलिए a डॉट b भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है, अगर लेस देन 90 है, तो उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इट इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज लेस देन 90, और जब थीटा 90 होगा तो जीरो होगा, वो तो हमने पहले ही लिख लिया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इट इज नेगेटिव व्हेन, लिखेंगे ऐसा, 90 से जब थीटा ज्यादा हो एंड लेस देन इक्वल टू 180, लिख लेंगे। जब थीटा ऑब्ट्यूस हो मतलब 90 से ज्यादा, जब थीटा 90 से ज्यादा होता है बेटा, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 से ज्यादा होता है तो cos थीटा नेगेटिव होता है। जैसे अगर मैं बोलूं cos 120 cos 120 माइनस हाफ होता है, cos 120 क्या होता है, माइनस हाफ, cos 120 क्या हो जाता है, माइनस हाफ। ठीक, अगर मैं cos 150 की बात करूं, cos 150 की बात करूं तो cos 150 कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? cos 150, जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी मेरे से, अभी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनकी बात, इसलिए हमने क्या लिखा है कि डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, है ना, डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन और इक्वल टू 180, मतलब अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो क्लियर है? Sir, Yes, doubt. sir. Yes, sir. Yes, sir.
है ना। देखो जैसे जैसे कि मान लो बेटा ये बॉक्स है, यहाँ पर ऐसा फोर्स लग रही है F, ठीक है, और बॉक्स पे ऐसा फोर्स लगाने से फोर्स जो है एंगल कितना बना रही है, थीटा, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ। ये बॉक्स पे फोर्स लगी, बॉक्स डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आगे भी हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फोर्स लगने के बाद ये बॉक्स यहाँ पहुंचा, मतलब ये इसकी फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां बता रहा हूँ, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इस तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऐसे लग रही, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F, मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है D, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है D, मान लो ये 5 मीटर है, तो D कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो वर्क डन हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। देखो फोर्स का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट का इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो वर्क डन हो गया एफ डी कॉस थीटा। ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव बताओ, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव होगा ना, क्यों, क्योंकि थीटा, ये जो थीटा है इट इज लेस देन 90, इट इज लेस देन 90, है कि नहीं। तो अब भाई ये 90 से कम है, इतना तो दिख रहा है ना। यस सर। देखो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा इज एक्यूट, देयरफॉर cos थीटा इज पॉजिटिव, देयरफॉर वर्क डन विल आल्सो बी पॉजिटिव। बोलो क्लियर है क्या, यस सर। Yes. यस सर। है ना। तो वर्क डन यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो एक्यूट है, वो एंगल क्या है, एक्यूट है। अच्छा अगर मान लो ऐसी लग रही बेटा, अगर मान लो बॉक्स, बॉक्स जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बॉक्स पहले यहां था बाद में यहां पहुंचा और फोर्स ऐसे लग रही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये फोर्स है, ये दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा, होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां निकालोगे, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इधर दिया है फोर्स, दोनों के बीच का एंगल जो है ऑब्टूस है कि नहीं, यस सर। Yes, sir. यस सर। दैट इज ग्रेटर देन 90, तो इस फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। बोलो होगा कि नहीं, वर्क डन सर होगा। यस Yes, सर। sir. यस सर। है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि वर्क, अगर कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क करती है तो उसके कारण बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती है। और अगर कोई फोर्स निगेटिव वर्क कर रही है, निगेटिव वर्क मतलब वो उस बॉडी को रोकना चाह रही है, तो अगर कोई फोर्स निगेटिव वर्क करती है तो उसके कारण बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो, काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी स्पीड। क्लियर है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, यस सर। है ना। आगे जब हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जस्ट मैं आपको एग्जांपल देते चल रहा हूं कि हम जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं उसका क्या यूज है। तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी पे हम वर्क कर रहे हैं उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, उस बॉडी पे जितना वर्क हो रहा है उसके बराबर। अब अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो डेल के ई भी पॉजिटिव आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। Yes, sir. यस सर। यस सर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बोलो होती है कि नहीं। चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नहीं, होगी। यस Yes. सर। यस सर। सर चेंज इन काइनेटिक, वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। अच्छा ये माइनस ये पॉजिटिव है मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम है। क्लियर है कि नहीं भाई, अगर Yes, ये sir. माइनस ये पॉजिटिव है मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, मतलब फाइनली काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब फाइनली फोर्स लगने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब
अगर कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो उसके कारण फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी सबको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², मालूम है कि नहीं? Yes, sir. m Yes, is the sir. mass of the body, m is the mass of the body and v is the speed of the body। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv फाइनल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर। अब मास तो चेंज नहीं होता बेटा, क्या चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो फाइनल स्पीड भी ज्यादा होगी। ये देखो, ये दोनों कैंसिल हो गया। v फाइनल स्क्वायर इज ग्रेटर देन v इनिशियल स्क्वायर मींस v फाइनल इज ग्रेटर देन v इनिशियल। मतलब अगर कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क करती है तो उसकी बाद की स्पीड बढ़ जाती है, पहले जितनी स्पीड से थी उससे स्पीड ज्यादा हो जाती है, फाइनल स्पीड ज्यादा हो जाती है। मतलब ये फोर्स का काम क्या है, अगर ये फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रही है मतलब ये इस बॉडी की स्पीड को बढ़ा रही है। बोलो समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और इसका उल्टा, अगर कोई फोर्स निगेटिव वर्क करेगी मतलब वो फोर्स क्या करेगी, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कम करेगी, हेंस उसकी स्पीड को भी कम करेगी। बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ये सब है ना, ये सब चीजें अपने को बाद में काम आएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जितना भी अपन पढ़ रहे हैं बेटा ये सब कॉन्सेप्ट है बेसिक, जो आगे अपने को काम आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो a डॉट बी क्या आएगा, नेगेटिव। थीटा अगर 90 से कम है तो a डॉट बी पॉजिटिव आएगा, और थीटा अगर 90 है तो a डॉट बी 0 आएगा। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए अपने को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 होगा क्या? No, sir. 4. 4 होगा। 4, पॉइंट नंबर 4 नेक्स्ट लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब चाहे a डॉट बी करो चाहे b डॉट ए, दोनों का आंसर सेम आए, कितना आएगा, ए बी कॉस। डॉट प्रोडक्ट जैसे हमने पढ़ा था, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। याद आ रहा है? Yes, sir. वेक्टर एडिशन, चाहे a को b के साथ जोड़ो चाहे b को a के साथ जोड़ो, दोनों का आंसर सेम आता था। लेकिन क्या वेक्टर सबट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता था क्या? a माइनस No, इज sir. नॉट इक्वल टू b माइनस। तो वेक्टर सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड आल्सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। मतलब चाहे a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ चाहे b का a के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ, दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल होता है ये होता है a क्रॉस b, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। वो क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, है ना। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो अभी क्या लिखे हम, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज, अगर आपको ऐसा दिया है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है ये मैं समझा दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा दिया है a प्लस बी डॉट c प्लस डी,
तो डॉट प्रोडक्ट क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है इसलिए आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं? इसका सी से मल्टीप्लाई, इसका डी से, फिर इसका सी से, फिर इसका डी से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों का ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी प्लस, अब ए का हो गया सी से, ए का हो गया डी से, बचा क्या? बी, बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसका कहीं ना Yes, कहीं sir. हम यूज करेंगे, इसका यूज मैं बताऊंगा अभी आने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखो बेटा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, जब थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। cos 0 1 होता है एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा। क्लियर है? 1 इज द मैक्सिमम Yes. वैल्यू ऑफ Yes, cos sir. थीटा। इसका मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। या ऐसा बोलो कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम। बोलो क्लियर है? Yes, sir. पैरेलल है तभी Yes, तो sir. तभी तो थीटा 0 होगा ना, पैरेलल है तभी तो थीटा 0 होगा। Yes, sir. तो डॉट Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम। या अगर मुझे इन दोनों वेक्टर से मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो इनको कैसे अरेंज करूंगा? पैरेलली। बोलूंगा अरेंज हो जाओ पैरेलली, तो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर इन दोनों से मुझे 0 डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे अरेंज करूंगा? दोनों को परपेंडिकुलरली। कैसे अरेंज करूंगा? चल भाई, ए तो ऐसा हो जा, बी तो ऐसा हो जा, दोनों के बीच का एंगल 90, तो यहाँ पर ए डॉट बी मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी कितनी होगी? ए बी cos 0 1 दैट इज ए बी। बोलो क्लियर है क्या ये? Yes, sir. यहाँ इस केस Yes, sir. इस केस में, और इस केस में ए डॉट बी क्या मिलेगा? 0। इस केस में ए डॉट बी क्या होगा? 0। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. तो दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों आपस में क्या हो? पैरेलल। तो लिखेंगे अपन डॉट प्रोडक्ट। इसी पॉइंट में मैं लिख रहा हूं बेटा, इसको आप लोग ये दोनों डायग्राम को भी बना लेना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स is maximum. Dot product of two parallel vectors is maximum. लिख लेंगे dot product of two parallel vectors is maximum. That is theta is 0, cos theta 1 हो जाएगा। तो a dot b कितना होगा? a dot b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? a b cos 0 और cos 0 1 हो जाता है, तो a dot b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? a b। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट? ए बी। और वो कब मिलेगा? जब ए और बी क्या होंगे? पैरेलल। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और दो वेक्टर जब 0 होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल या दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। देखो बेटा, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, मतलब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, Yes, होगा कि sir. नहीं? एंटी Yes, पैरेलल sir. मतलब अपोजिटली डायरेक्टेड।
है ना। जैसे ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, पहले भी हमने पढ़ा है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये दोनों वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 होगा, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस 180 होगा। और कॉस 180 होता है -1, कॉस 180 होता है -1, इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ से ए डॉट बी हो जाता है ए बी इंटू -1, -1 इनके सामने आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस ए बी, ब्रैकेट में आप नोट कर सकते हो cos 180 इज इक्वल टू -1। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, दोनों के डायरेक्शन जब अपोजिट होंगे, दैट इज जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा माइनस ए बी, नेगेटिव होगा, ए डॉट बी होगा माइनस ए बी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट तो नहीं है? सर No, एक बार sir. और। हाँ बेटा बोलो।